वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी पार्ट से। आपकी हॉर्टिकल्चर क्लासेस बहुत सारी हो चुकी है, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सारे ही पॉइंट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी यहाँ पर याद रखिए पॉइंट आपको बताई जा रहे हैं, इनके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी यहाँ पर हम कवर करते चलेंगे। इसलिए आप अगर नोटबुक लेकर बैठे हो तो सही बात है, अगर नहीं हो तो नोटबुक ले लीजिए। जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगता है उसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, ताकि आने वाली सभी क्लासेस है वो आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि अनाजों में लाइसिन एमिनो अम्ल की क्या होती है, कमी होती है। याद रखिए ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं कि अनाजों में किसकी कमी होती है और दालों में किसकी कमी होती है। तो दालों में याद रखिए मेथियोनिन की कमी होती है और अनाजों में लाइसिन की कमी होती है। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, मान लीजिए आपको ये तो पता है कि लाइसिन और मेथियोनिन की कमी होती है, लेकिन कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि किस में किसकी कमी होती है। तो यहाँ पर एक ट्रिक याद करना कि जो दाल होती है, आपने मेथी सुनी है, ठीक है, मेथी, तो मेथी क्या होती है, मेथी की दाल भी आपने सुनी होगी। तो याद रखिए मेथी की दाल, ठीक है, मेथी की दाल, वही हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी कि मेथी की दाल मतलब दालों में किसकी कमी होती है, मेथियोनिन की कमी होती है। किसकी होती है, मेथियोनिन की कमी दालों में पाई जाती है। चलिए ये क्वेश्चन आपको याद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस मतलब पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। अब ओजोन परत याद रखिए किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिए A3। O2 तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन होता है। और O3 क्या होता है, याद रखिए ओजोन होता है। और जिसकी अगर मोटाई अगर आपको पूछा जाता है, ओजोन परत की अगर मोटाई आपको पूछा जाए कि किससे ज्ञात की जाती है, तो डॉब्सन यूनिट क्या होती है, याद रखिए एक डॉब्सन यूनिट होती है जिसके द्वारा ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा, यहाँ पर याद किया दो होते हैं, एक होता है हिया, एक होता है लीसा। एक होता है हिया और एक होता है लीसा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, याद रखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि जो कार्बनिक खेती होती है उन्हीं से संबंधित ये पॉइंट है। इनसे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो हिया होता है या फिर जो लीसा होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जैविक खेती से इनका संबंध होता है। बस आपको यहाँ पर याद रखना है लीसा की फुल फॉर्म और हिया की फुल फॉर्म। तो लीसा के यहाँ पर आप देख सकते हो कि लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लीसा की फुल फॉर्म होती है। और हिया की क्या होती है वो आप याद रखिएगा, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। एक लीसा होता है, एक होता है हिया। तो हिया की क्या होती है फुल फॉर्म, जल्दी से बताइए अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पर आपका राइट आंसर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के पिता, तो इसे आप छोड़ सकते हो, वैसे ब्रोकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसें। याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैसें जिसे बोला जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, तो होता है याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जो कि याद रखिएगा वनों की कटाई के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिए लगातार बढ़ती जा रही है। या फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में याद रखिए इसकी होती है, और एक होती है मर्दा। वायुमंडल एक होती है मर्दा, तो मर्दा में कितनी होती है और वायुमंडल में कितनी होती है। ठीक है, तो याद रखिए वायुमंडल में अगर मैं बात करूँ तो 0.03% होती है। और अगर मैं बात करता हूँ मर्दा, तो मर्दा में जो CO2 होती है वो होती है 0.3% होती है। यहाँ पर याद रखिएगा 0.03 होती है वायुमंडल में, और अगर आपको पूछा था मर्दा में, तो मर्दा में कितनी होती है 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब यहाँ पर मैं ऐसी गैस कौन सी है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि ऐसी गैस कौन सी है जो कि वायुमंडल में तो पाई जाती है लेकिन मर्दा में नहीं पाई जाती है। आपको अगर पूछ ले बाई चांस, ठीक है, कि वायुमंडल में तो पाई जाती है, गैस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मर्दा में नहीं पाई जाती है, तो वो होगी आर्गन, जो कि याद रखिएगा 0.93, ठीक है, 0.93% याद रखिए वायुमंडल में आर्गन गैस पाई जाती है, लेकिन ये मर्दा में एब्सेंट होती है, मतलब मर्दा में आर्गन गैस बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है
ग्लोबल वार्मिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा योगदान है CO2, जिनका रीज़न हमने जान लिया है कि वनों की कटाई के कारण। सेकंड है कि CH4 जो कि 16% होता है। और आपको याद रखें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मीथेन गैस होती है जिसका सिंबल होता है CH4, ये किन के या फिर कहाँ से इनका स्रोत है, कहाँ से उत्पन्न होती है मीथेन गैस। तो याद रखिए मीथेन गैस ये धान के खेत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? धान के खेत से निकलती है। याद रखिएगा आपको दोनों टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है कि धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो मीथेन गैस होती है। अगर आपको पूछा था याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या मीथेन गैस स्रोत होती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होती है CO2, उससे कम होती है CH4, उससे कम होती है नाइट्रस ऑक्साइड और उससे कम होती है CFC, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का याद रखिए जो आपकी AC वगैरह रहती है, जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, इनमें CFC का यूज़ किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड वाहनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है गन्ने में नाइट्रोजन उर्वरक देने से कौन सा रोग बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा आपको पता है, याद रखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछाता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता है कि गन्ना फसल में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा प्रयोग करने से किस कीट का प्रकोप बढ़ जाता है, तब आप क्या बताओगे? जो पायरिला कीट होता है। पायरिला याद रखिए एक कीट होता है। पायरिला कीट होता है या फिर रोग होता है? हाँ रोग होता है, सॉरी कीट नहीं होता है। आप याद रखिए, आप तो डायरेक्ट याद रखिए पायरिला का प्रकोप बढ़ जाता है। वैसे आई थिंक ये कीट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है मेरा। तो पायरिला वैसे यहाँ पर कीट ही होना चाहिए, आप देख लीजिएगा एक बार। तो याद रखिए नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से पायरिला का प्रकोप बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गन्ना की ब्रिक्स रीडिंग व ब्रिक्स अनुपात क्या होता है, तो 20 या फिर 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि गेहूं के तीनों रोली प्रतिरोधी किस्म कौन सी होती है, तो वो होती है छोटी लरमा। अब यहाँ पर याद रखिएगा एक आपको पूछा आता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है। तो याद रखिए ऐसी कौन सी फसल है, वो होती है जंगली जई होती है, जिसमें याद रखिए तीनों प्रकार की डोरमेंसी सुसुप्तावस्था देखने को मिलती है। और अगर आपको पूछा आता है याद रखिएगा कि गेहूं की ऐसी कौन सी फसल है या कोई फिर ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कि याद रखिए तीनों प्रकार की रोली के प्रति प्रतिरोधी होती है, तो होती है याद रखिए छोटी लरमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको पूछा था 2,4-D का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है, वो ऐसी और वेराइटी कौन सी है, तो 2,4-D का प्रयोग याद रखिएगा अर्जुन वेराइटी में नहीं किया जाता है। अर्जुन वेराइटी में नहीं किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, ठीक है। कि 2,4-D का प्रयोग किस में नहीं करते हैं, अर्जुन वेराइटी में नहीं करते हैं। अगर 2,4-D का प्रयोग नहीं करते तो किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा जो अर्जुन वेराइटी है, अगर इसमें मान लीजिए आपने इसकी खेती की है और अगर इसमें कोई खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए आप मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? मेट सल्फ्यूरान का आप प्रयोग करोगे, न कि आप 2,4-D का प्रयोग करोगे। दोबारा से सुन लीजिए, जो अर्जुन वेराइटी है इसे याद रखिएगा इसका दूसरा नाम होता है HD 2009, ठीक है। अर्जुन है, इसका दूसरा नाम होता है HD 2009। अर्जुन वेराइटी होती है गेहूं की। अर्जुन वेराइटी में कभी भी 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि 2,4-D की जगह मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। ओके, सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गोल्डन धान विटामिन ए का स्रोत होता है, और विटामिन ए में भी कौन सा? बीटा कैरोटीन। कौन सा? बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे टेट्राजोलियम परीक्षण या फिर टेट्राजोलियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये किसके लिए क्या ऐसा याद रखिए, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, सीड की विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया ऐसा है, जिसकी अगर मैं बात करूँ याद रखिए इसका पूरा नाम तो क्या होता है 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड टेस्ट। ब्रोमाइड टेस्ट याद रखिएगा, ग्रोडेक टेस्ट भी इसे हम बोलते हैं। याद रखिएगा इसे बायोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। जो टेट्राजोलियम आपका जो टेस्ट होता है इसे बायोलॉजिकल टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल टेस्ट भी बोला जाता है। और टेट्राजोलियम क्लोराइड जो टेस्ट किया जाता है इसके द्वारा बीज की जीवन क्षमता ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ग्रो आउट परीक्षण बीजों की आनुवंशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। याद रखिएगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ग्रो आउट टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिए आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि फव्वारा सिंचाई का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल होता है ये होता है राजस्थान में। और अगर मैं बात करूँ बूंद बूंद सिंचाई, तो ये तो आपको कल भी बताया था, याद रखिए महाराष्ट्र में। जो ड्रिप इरिगेशन है उसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल महाराष्ट्र में होता है, और जो फव्वारा विधि है इसका सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा, राजस्थान में ही यूज़ किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ स्पेशली जो फव्वारा विधि है, जो स्प्रिंकलर है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिए झुंझुनू में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? झुंझुनू में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आयरलैंड में जो अकाल पड़ा था। अब याद रखिएगा यहाँ पर दो अकाल पड़े थे, एक आयरलैंड का अकाल है, एक बंगाल का अकाल है। ठीक है, तो आयरलैंड की अगर बात करेंगे तो ये 1845 में पड़ा था, आलू से संबंधित था। और आलू का जो पक्षे थी, जो झुलसा है, जिसे हम लेट ब्लाइट बोलते हैं, लेट ब्लाइट के कारण ये अकाल पड़ा था। आयरलैंड का अकाल आलू के लेट ब्लाइट रोग, जिसे हम पछेती झुलसा भी बोलते हैं, इसके कारण पड़ा था। कब पड़ा था? 1845 में पड़ा था। याद रखना, हर एक पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपको, हर एक पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ये किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। किस रोग से पड़ा था? पछेती झुलसा रोग से पड़ा था। कहाँ पर पड़ा था? आयरलैंड में पड़ा था। कब पड़ा था? याद रखिएगा 1845 में पड़ा था। इसलिए मेरे साथ एक बार रिवीजन कीजिए कि याद रखिएगा जो आयरलैंड का अकाल है ये आलू से संबंधित है। आलू के किस रोग से पड़ा था? पछेती झुलसा रोग से पड़ा था। कब पड़ा था? 1845 में पड़ा था। और पछेती झुलसा रोग का जो रोग कारक होता है ये होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। क्लियर? इसी के साथ साथ सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हम देख लेंगे बंगाल। अब बंगाल आप कैसे याद रखोगे? बंगाल में क्या खाया जाता है? आपने देखा होगा, याद रखिएगा, जो बंगाल होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा धान को ही ग्रो किया जाता है। जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर क्या होता है? याद रखिएगा चावल और दाल, दाल चावल वहाँ पर काफ़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ पर जो अपन जैसे रोटियाँ खाते हैं वहाँ पर धान को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ ही धान किया जाता है, ज़्यादातर ग्रो ही वहाँ पर धान किया जाता है। ठीक है, तो उनका जो सामान्य भोजन है वो धान है, मतलब चावल है। तो उसी से याद रखिएगा कि जो बंगाल में है जो अकाल पड़ा था धान से संबंधित है। अब धान का कौन सा रोग सर जी ये बता दीजिए? तो ये होता है, याद रखिए, भूरी पत्ती धब्बा रोग। कौन सा? ब्राउन लीफ स्पॉट। ब्राउन लीफ स्पॉट जो रोग है उसके कारण, याद रखिए, 1943 में एक अकाल पड़ा था जिसे हम बोलते हैं बंगाल अकाल। अब याद रखिएगा बंगाल का आतंक हम जलकुंभी को बोलते हैं, बंगाल अकाल हम 1943 में जो भूरी पत्ती धब्बा रोग से पड़ा था उसे बोलते हैं। अब भूरी पत्ती धब्बा रोग का जो रोग कारक होता है वो क्या होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया टर्मिनेटर तकनीक, तो टर्मिनेटर तकनीक का जो संबंध होता है ये होता है कपास से। अगर मैं बात करूँ बल्बोसम तकनीक, तो इसका प्रयोग किया जाता है जौ में किया जाता है। बल्बोसम तकनीक का प्रयोग जौ में किया जाता है। अम्लीय वर्षा है, याद रखिए, ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। और अम्लीय वर्षा होता है, इसका जो पीएच होता है ये 4.4 से कम होता है। इसका पीएच होता है वो 4.4 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे नपुंसकता। नपुंसकता याद रखिएगा, जिससे हम बोलते हैं जो फर्टिलिटी करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, मतलब नपुंसकता जिसे हम बोलते हैं, तो ये किसके कारण होती है? किस विटामिन की कमी के कारण होती है? याद रखिए ये होती है विटामिन ई की कमी के कारण। और विटामिन ई का नाम क्या होता है? टिकोफेरोल। टिकोफेरोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि नाइट्रोजन विसरण के द्वारा पौधों की जड़ों में पहुँचता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। न्यूनतम भूपरिष्करण को ही मिनिमम टिलेज के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए जो टिलेज का फादर है या फिर वीड का फादर है, दोनों एक ही है, जेथ्रोटोल। टिलेज और वीड का फादर है, मतलब पितामह है, कहा जाता है, वो जेथ्रोटोल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सुब्बुल को जादुई वृक्ष की उपमा दी गई है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फेरामिन ट्रैप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिए नर मोथ या नर सलभ के द्वारा। नर मोथ या फिर नर सलभ के आकर्षित करने के लिए फेरामिन ट्रैप का प्रयोग किया जाता है। अब ये फेरामिन ट्रैप होती क्या है? माइंड में अगर डाउट है तो याद रखिए फेरामिन ट्रैप का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई लाइट है, लाइट आपने देखी है, रोड लाइट देखी है, तो रोड लाइट के नीचे याद रखिए कीड़ों का क्या होता है? झुंड बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए जो वो कीड़े होते हैं वो याद रखिए लाइट के प्रति से आकर्षित होते हैं, लाइट के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? याद रखिए लाइटों के चारों ओर घूमते रहते हैं और वहाँ पर ही मर जाते हैं, वहाँ पर ही गिर जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा एक फेरामिन ट्रैप होती है। अब ये फेरामिन ट्रैप क्या होती है? याद रखिए ये होती है आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई, मतलब इसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया था या फिर बनाया जाता है,
ये क्या होती है याद रखिए, एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की आप ऐसे मान लीजिए एक रिबन होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है याद रखिए, जो मादा होती है उसकी हार्मोन निकलते हैं, उनको आर्टिफिशियल तरीके से ही बनाया ऐसा है, ठीक है। जो हार्मोन है वो किसके निकलेंगे, मादा के। तो मादा के अगर हार्मोन निकलेंगे तो उसको आकर्षित करेंगे, किसको, नर को। मादा के हार्मोन नर को तो आकर्षित करेंगे, तो यहाँ पर क्या होते हैं, नर मोथ आ जाते हैं, ठीक है। जो नर मोथ आएंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर नीचे हम क्या कर देते हैं, इनको मारने के लिए मिट्टी का तेल वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आएंगे वो इसके पास, किसके, फेरामिन ट्रैप के पास, जहाँ पर मादा हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं वहाँ पर आएंगे, और वहाँ पर आके वो चारों तरफ घूम के वगैरह गिर जाएंगे, ठीक है। तो गिरेंगे किसमें, पानी या किसमें, मिट्टी के तेल में गिरेंगे और वो मर जाएंगे। इससे क्या होगा याद रखिए, जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, जो नर मोथ है उनकी जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नर मोथ्स का जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि ये होता क्या है, जो फेरामिन ट्रैप है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये होती है, ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आज हमने काफ़ी अच्छे यहाँ पर क्वेश्चंस देखे हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट भी आपको याद हो चुके होंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर याद रखिए मोटिवेशन मिलते रहे, किससे, आपके लाइक और आपके कमेंट से, ओके। और आपका जो शेयर है याद रखिए, आपके फ्रेंड सर्किल या फिर आपके कोई भी फ्रेंड सर्किल है, आपका कोई भी सगा संबंधी है, उसको यहाँ पर जोड़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शेयर ज़रूर किया करो, ताकि जितने भी एग्रीकल्चर के फ्रेंड है या फिर कोई भी है वो सारे क्लासेस को अटेंड कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।